डिस्पोजिशन की सीरीज चल रही है हमारी। पहले हमने बात किया कि डिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है होम्योपैथी प्रैक्टिस में। आए दिन आप लोग भी यहाँ पे क्लिनिक्स में देखते कि डिस्पोजिशन का यूज करके, डिस्पोजिशन का इस्तेमाल करके बहुत इजीली और स्ट्राइकिंगली आप किसी भी क्रॉनिक केस को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए हम अलग अलग तरह के डिस्पोजिशंस को समझने के लिए ये क्लासेस ले रहे हैं। बट उससे पहले कुछ जरूरी बातें अब अच्छा ये समझ लेना अच्छी तरीके से कि एक यही तरीका नहीं है। कई तरीके से केसेस को क्रैक किया जा सकता है, कई तरह की अप्रोचेस हैं। जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जैसी आपकी माइंड की ट्रेनिंग हो जाए। बट एक ये, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो जाए डिस्पोजिशंस में, डिस्पोजिशंस को देख पाने में, डिस्पोजिशंस को परसीव कर पाने में, तो बड़ी इजीली बड़े बड़े केसेस आप क्रैक कर सकते हैं। डिस्पोजिशंस पे जब से लेक्चर चल रहे हैं, लोग बात तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। यूट्यूब में वीडियो के नीचे जो लोग बाग कमेंट सेक्शंस होता है, वहां पे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे क्वेश्चन से समझ में आता है कि अभी तक भी लोगों के अंदर एक तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। जैसे किसी ने पूछा था कि डिस्पोजिशन तो जेनेटिक होता है, वो चेंज नहीं होता, तो हम यहाँ डिस्पोजिशन को कहाँ चेंज करना चाह रहे हैं। और पहली बात कि ये डिस्पोजिशन है, ये चेंज नहीं होता है, ये कौन बोलता है? प्रकृति का नियम याद रखो। इस दुनिया में परिवर्तन, श्री कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? परिवर्तन संसार का नियम है। और किसने कहा है इसे? ऊपर वाले के, ईश्वर के महान पैगंबर, महान अवतार, जिनका भारतवर्ष में, इंडिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। अब भारतवर्ष क्या, इंडिया में क्या, विदेशों में भी उनने कहा है, उन्होंने नियम बताया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज द ओनली थिंग विच रिमेन्स अनचेंज्ड। इसके अलावा सारी चीजें चेंज होती हैं। तो डिस्पोजिशन चेंज नहीं होगा। मेन चीज ये है कि इन सब अननेसेसरी की फिलोसॉफिकल गुत्थियों में पढ़ने के बजाय काम की बात पे ध्यान दो। वो एक बहुत बेहतरीन एक शेर है, उसको हमेशा याद रखना। बहुत बेहतरीन एक शेर है, किसी शायद सूफी सेंट का ही होगा, मुझे ऐसा लगता है सुन के, कि फलसफी किसको बोलते हैं मालूम है? फिलोसोफर, दार्शनिक। फलसफी को बहस के अंदर खुदा नहीं मिलता। डोर को सुलझा रहा है लेकिन सिरा नहीं मिलता। यही हाल रहता है। अननेसेसरी की फिलोसफी में पढ़ने के बजाय आप अनप्रेजुडिस्ड माइंड से देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम उस वक्त जो भी प्रोमिनेंट आपको दिख रहा है आपके सामने जो है, वही आपके लिए सत्य है। कल क्या था, आगे क्या होगा, इससे आपको क्या मतलब? और वैसे भी डिस्पोजिशन है क्या? हिंदी में बोले तो प्रवृत्ति, उर्दू में बोले तो रुख, इंग्लिश में बोले तो यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग। यह भी दिया हुआ है
कोई भी किसी भी इंसान के मिजाज की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राकृतिक विशेषताएं, स्वभाव, मिजाज, किस तरीके से इंसान जब जिंदगी के अलग अलग पहलू किसी इंसान के सामने आते हैं, जैसे डिजीज आई है, डिजीज भी एक, उसकी जो भी टोटल प्रेजेंट कंडीशन है, उसके आसपास उसके शरीर की क्या कंडीशन चल रही है, उसके आसपास की एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन चल रही है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, जैसा भी जिंदगी उसके सामने है एज ए टोटल, उससे वो किस तरीके से उसका एटीट्यूड है उस चीज के प्रति, उस चीज के लिए। It is a dominant quality which is distinguishing a person or a group। क्या मतलब होता है इसका? उसका आमतौर पर रहने वाला बिहेवियर या मूड या एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके अंदर से प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स कैसा आता है। और अभी जब आप उससे बात कर रहे हैं, जब आप उसका केस ले रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री सुन के, उसकी सारी चीजें सुन के जैसा आपको समझ में आ रहा है, और बड़े विचित्र विचित्र तरीके से, बड़े अजीब अजीब तरीके से ये मिलते हैं। और जिस तरीके से हम मटेरिया मेडिका, मेडिसिन अलग पढ़ते हैं, नियम कायदे ऑर्गनन अलग पढ़ते हैं, रिपर्टरी अपन अलग पढ़ते हैं, लेकिन जब उसका इस्तेमाल होता है तो वो एक साथ होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेडिसिन की बात हो तो रिपर्टरी बीच में ना आए, और रिपर्टरी की बात हो तो ऑर्गनन बीच में ना आए। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम कोई भाषा, कोई लैंग्वेज सीखते हैं, है, तो एक पार्ट होता है उसका ग्रामर, दूसरा पार्ट होता है उसका वोकैबुलरी, और तीसरा पार्ट होता है उसका डिक्शनरी। जस्ट लाइक रिपर्टरी, मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गनन। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आज हम ग्रामर यूज करेंगे, वो डिक्शनरी यूज नहीं करेंगे। वो सब एक साथ इकट्ठा यूज होता है जब वो यूज होता है। तो उसी तरीके से जब किसी भी चीज की बात होती है, हम डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मेडिसिन की बात भी आती है, यहाँ पे रिपर्टरी के रूब्रिक्स की बात भी आती है। उन्हीं के थ्रू आप समझते हो चीजों को, ठीक। और सबसे सही तरीका है किसी भी चीज को समझने का, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड any rubric in our repertory is the study of the cases, successful cases of big homeopath, old homeopaths, renowned homeopaths। अब बड़े बड़े मास्टर्स हैं, उनके खुद के भी आपके जो सक्सेसफुल केसेस हैं, कैसे मिली हमको इस चीज में सक्सेस, या किसी और को मिली तो कैसे मिली, जो केसेस डिस्कस किए गए हैं अलग अलग। डॉक्टर बर्नेट के केसेस हैं, डॉक्टर बोगर के केसेस हैं, डॉक्टर केंट के केसेस हैं, डॉक्टर हेनीमैन के केसेस हैं, डॉक्टर बोनी-नर्सन के केसेस हैं, डॉक्टर हेरिंग्स के केसेस हैं, ऐसे डॉक्टर क्लार्क के केसेस हैं, ऐसे केसेस बड़े बड़े, डॉक्टर एच ए रॉबर्ट के केसेस हैं, डॉक्टर एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स के केसेस हैं। आप केसेस की स्टडीज करेंगे, केसेस के थ्रू आपको समझ में आपकी बढ़ती है, और सबसे ज्यादा समझ बढ़ती है आपके खुद के केसेस के थ्रू। और डिस्पोजिशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? डिस्पोजिशन से किस तरीके से बड़े केस की चाबियां खुल जाती हैं, अगर आपको समझ में आए तो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। मैं अपना एक केस से आपको बताऊंगा, एक दो केसेस से, कि किस तरीके से हमने वहां पे डिस्पोजिशन का यूज किया। उससे आपको इन डिस्पोजिशंस की समझ बढ़ने में भी आपकी मदद होगी, और आप इसको यूज कर पाएंगे, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाएंगे, ठीक। तो एक केस आया अभी 1-1.5 महीने पहले। अ फीमेल एज अराउंड 36-37 years, she came
with the complaint clotted menstruation, मेंसेस क्लॉटेड हो रहे हैं, माहवारी का जो खून होता है उसमें थक्के आ रहे हैं, एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो, टेक्निकल लैंग्वेज में क्लॉटेड मेंसेस, मेंसेस में क्लॉट्स आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्लॉट्स आ रहे हैं, आंखों में एकदम सूखापन रहता है डॉक्टर साहब, आईज वे ड्राई, और पिछले एक आध महीने से मैं देख रही हूं एकदम से पेशाब आती है और मैं रोक नहीं पाती हूं, मुझे तुरंत जाना पड़ता है और उतनी देर में थोड़ा सा कपड़े एक दो ड्रॉप्स छूट ही जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हमारे पास एक रूब्रिक है इसके लिए और वो है रिपर्टरी में ब्लैडर चैप्टर में, ब्लैडर चैप्टर में जब आप खोलेंगे अर्जिंग टू यूरिनेट और अर्जिंग टू यूरिनेट के अंदर खोलेंगे हैसन टू यूरिनेट और यूरिन मस्ट हैसन टू यूरिनेट और यूरिन विल एस्केप, उसको जल्दी करना पड़ता है पेशाब के लिए जाने में, नहीं तो पेशाब छूट जाती है, करना ही पड़ता है, मस्ट, मस्ट मतलब कि कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, मे भी या माइट भी नहीं है, यहां पे मस्ट है ना। तो मस्ट में ये सुविधा नहीं होती कि ये भी हो सकता, मस्ट मतलब मस्ट, करना ही पड़ेगा, तो ऐसा उसको करना पड़ रहा था। नाक में सूखी सूखी पपड़ियां जमती थी, भूख लगने पे चक्कर आते थे, और जब आखिरी यूरिन पास हो रही होती थी, जब यूरिन बंद होती थी, उस वक्त यूरेथ्रा में जलन होती थी। एक रेमेडी का सिलेक्शन हुआ, दिया, पार्शियल रिलीफ आया, कंप्लीट रिलीफ नहीं आया। एक हफ्ते बाद जब सेकेंड फॉलोअप के लिए जब आई, और मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि एक बार और केस को अपन रिवाइज करके देखते हैं। थोड़ा सा सोचे कि अंदर घुसें, मानसिक मेंटल, उसके मेंटल रेल्स, जो उसका मानसिक क्षेत्र है, उसमें हम घुसें, उसमें प्रवेश करें। हमने सोचा तो हिस्ट्री में ये निकल के आया। मैंने बोला आप बड़ी उदास दिख रही हैं, क्या बात है? नहीं डॉक्टर साहब, वो पास्ट, अभी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले के कर्म से सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन पास्ट में मेरे साथ मेरे इन लॉज ने, खासतौर से मेरी इन लॉज, वही पुरानी कहानी, सास बहू, देवरानी जेठानी, ननंद भाभी, ज्यादातर हिंदुस्तान में औरतें जो आती हैं वो बीमारियां यहीं से लेके आती हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन आता है, कभी कुछ अपमान वगैरह कर दिया हो, बेइज्जती कर चार लोगों के सामने, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन आता है, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर आता है, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रिप्रोच, झूठा इल्जाम लगा दिया था, बुरा भला कहते थे, ताने देते थे, कुछ नहीं समझते थे, घर में नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग स्कॉन्ड, ऐसी दुनिया भर की चीजें लेके आते हैं अपने यहाँ। तो अभी कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन पास्ट में तो ऐसी चीजें बार बार याद आ जाती हैं, और जब ऐसी याद आती हैं तो मेरे को रोना आता। आज ही बोले बोले दिन में 2 3 4 बार ऐसा हो जाता है कि ये याद आ जाती है और मुझे रोना आ जाता है।
क्यों, क्या याद आता? दुखी होते? नहीं, बोले दुखी नहीं होते। ऐसा लगता है कि देखो उस टाइम हमको समझ नहीं थी तो हम कैसे लोगों के हाथों इस्तेमाल हो गए, या लोगों ने हमको बेवकूफ बना दिया। अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, रोना आता है। मतलब एंगर प्लस ग्रीफ प्लस इस इंडिग्नेशन, सब ये मिक्सचर में था। एक खींच, वेक्सेशन, अरे यार ऐसा क्यों हुआ। है ना? बाबा आदम के जमाने में कोई चीज हुई है और आदमी अभी भी बीमार पड़ रहा है। ये परिणाम होता है, ये रिजल्ट आता है अगर आदमी की सही रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं हो, इररिलीजियस एटीट्यूड। क्योंकि रिलीजियस ट्रेनिंग क्या कहती है? रिलीजियस ट्रेनिंग ये कहती है कि जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, जो होता है आपके बेनिफिट के लिए होता है, जो होता है आपकी टेस्टिंग के लिए होता है। दुख भी आती है, परेशानी भी आती है, तो आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। कुरान में एक जगह लिखता है, ऊपर वाला इंसान से कहते हैं कुरान में, कुरान का चैप्टर 57 में कहते हैं, कोई भी मुसीबत ना तुम पे ना इस दुनिया पे नाजिल होती है, आती है, इससे पहले वो हमने लिख ली होती है, मतलब डिसाइड कर ली होती है। मतलब आप वहम में हो कि सास ने ऐसा किया, वो आपके साथ होना ही था। हर कोई अपनी ही बोई काटता है। वो नहीं होती कोई दूसरा होता, वो नहीं होती कोई दूसरा होता, करने वाला कौन है? तो आपका माइंड हेल्थी हो जाता है, किसी के लिए नफरत नहीं पड़ती। कि कोई भी मुसीबत ना तो तुम पे ना किसी और पे नाजिल होती है, कि पहले लिखी होती है। और ये बातें तुम्हें इसलिए बताई जाती हैं कि जो फायदा तुम्हें मिल ना सका उसका तुम गम न खाया करो। मतलब ये समझ जाया करो, ये भी ऊपर वाले की मर्जी थी। और जो तुम्हें मिला है उस पर इतराया भी मत करो कि मेरी कोई शान है, या मेरी कोई ईगो है, या मेरी कोई स्पेशलिटी है। वो भी बीमारी। ये फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स के सारे। आप इनको समझें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बना लें और नर्क जैसा बना लें। ये भी आपके ही हाथ में है, इस चीज को समझ लेना। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, केस में आते हैं। तो सोचो जब उसको ये दिन में 3-4 बार ये थॉट्स आ जाते हैं और उसके साथ उसको रोना आ जाता है। कभी भी मुझे गुस्सा आ जाता है ना डॉक्टर साहब, तो मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, चेहरा लाल हो जाएगा बिल्कुल एकदम, हाथ पांव बिल्कुल ऐसे थरथराने लग जाएंगे बिल्कुल। या कभी मैं घबरा जाती हूं ना किसी चीज को लेके, या टेंशन में आ जाती हूं, तो पैर एकदम ना ऐसा लगता है पैरों से जान निकल गई, पैरों में जान ही नहीं है। अरे एक बार तो मैं एक बस में बैठी भोपाल आने के लिए, और वो बस ऐसी लोकल बस थी। उस बस ने 1.5 घंटे का सफर करने में 4 घंटे लगा लिए, इतनी जगह रुकी। और मैं वेट करते करते कब पहुंचूंगी कब पहुंचूंगी, मुझे तबीयत खराब हो गई, इतना नौजिया होने लगा, इतना उल्टी भी तक हो गई एक आध बार तो। यानी एनी काइंड ऑफ मेंटल स्टेट जो पैदा हो रही है वो आपकी बॉडी में इफेक्ट डाल रही है। गुस्सा आए तो बीपी बढ़ गया, घबरा गए तो नर्वस सिस्टम में इफेक्ट आ गया, गुस्सा खींच आ गई, यार इतनी देर क्यों लगा रहा है, इतना इंतजार करना पड़ रहा है, तो जी मिचलाने लग गया। पुराना विचार वो आ गया कि उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था, और गुस्सा आ गया तो रोना आ रहा है। उदास हो गए सोच के पुरानी बात तो रोना आ रहा है। सी, ये क्या है, जैसे बाहर
कभी ठंड आ गई, कभी बारिश आ गई, कभी उमस हो गई, कभी तेज धूप पड़ रही है, कभी लू चल रही है, कभी शीतलहर चल रही है, उसी वक्त आपके मन में इस तरीके से कभी एंगर का भाव आ गया, कभी उदासी का भाव आ गया, कभी फ्रस्ट्रेशन का भाव आ गया। अब ये सभी चीजें इफेक्ट डाल रही हैं आपको। तो वही डिस्पोजिशन जो हमने समझा था, सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशंस, sensitive to mental impressions. There are 7 remedy. The prominent remedies are Natramur, Nux vomica, Phosphorus, Zincum. Nux vomica बोलता है ना, इतनी तेज गुस्सा आता है डॉक्टर साहब, और जब गुस्सा आता है ना तो पूरा शरीर गुस्से से थरथराने लग जाता है। सी, ये क्या हो रहा है? एंगर इज ए मेंटल इंप्रेशन, और ये फिजिकल, sensitive to mental impressions. Nux vomica, Phosphorus, Platina, Zincum. तो ये रेमेडी, ये उसका डिस्पोजिशन जैसी पकड़ में आया, सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशंस। दूसरा सिम्टम बता रही है 1-2 दिन से क्या हो रहा है बहुत, कि दिन में 3-4 बार तो मैं रो लेती हूं, वही पुरानी बात याद आ जाती है। यानी कि जो उदास करने वाली बात है उसको, जिससे वो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो दिमाग में आई पुरानी और उसको रोना आ गया 3-4 बार। दूसरा सिम्टम स्ट्राइकिंग स्पॉन्टेनियस सिम्टम, वीपिंग एंड सैड थॉट्स। क्या हो रहा है? तो वीपिंग एट सैड थॉट्स, ये भी एक तरीके का सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशन है, लेकिन ये रूब्रिक और इन जनरल डिस्पोजिशन सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशन, इनको मैच किया, द रेमेडी निकल के आई प्लेटिना। सी, नहीं तो प्लेटिना का प्रेजुडिस ही पाल के बैठे रहते लोग। बाकी प्लेटिना आएगा तो बहुत घमंडी आएगा, बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला आएगा। ऐसा किसी भी रेमेडी को लेके मत पालना। इस तरह के भी लोग होते हैं, प्लेटिना पॉलीग्रस्ट रेमेडी, इस तरह के भी लोग होते हैं, और तरह के भी मिल जाएंगे। आपकी एसेंशियल टोटलिटी, ऐसे नाम, नॉट सेइंग टॉकिंग अबाउट टोटलिटी, जो इससे पहले जो उसने सिम्टम बताए उनको तो हमने अंडर कंसिडरेशन में ही नहीं पकड़ा अभी, जब प्लेटिना सेलेक्ट हुई। सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशन, डिस्पोजिशन, और अभी जो प्रोमिनेंट मेंटल कंडीशन उसकी चल रही है कि वीपिंग एट सैड थॉट्स, सेट करने वाले थॉट्स आ जाते हैं और रोना। प्लेटिना 200 सिंगल डोज। अब ये केस जब हमने किए तो वो बहुत पुराना प्लेटिना का सिम्टम कभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा था, उसको समझने में आसानी मिली। देखो, हम उसके लिए खोलते हैं डॉक्टर HC एलन की की नोट। डॉक्टर HC एलन की की नोट में हम खोलते हैं प्लेटिना। Mental symptoms appears as physical symptoms disappear, और वाइस वर्सा। जब भी कोई मेंटल, और रिपर्टरी में देखेंगे मेंटल सिम्टम्स अल्टरनेटिंग विथ फिजिकल सिम्टम। जब भी कोई मेंटल सिम्टम आता है तो ये समझने में मदद मिली प्लेटिना के सिम्टम्स को, कि कोई भी मेंटल सिम्टम आया है, इसको गुस्सा आया, खीज आई, डिप्रेशन आया, उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम्स होती है। कभी झगड़ा हो गया और मैं गुस्सा हो गई, वो सब ठीक, फिर उसके बाद से मुझे ये दिक्कतें चालू हो जाती हैं। हमेशा ऐसी होता है।
मेंटल सिम्टम्स अल्टरनेट विद फिजिकल सिम्टम्स, और वाइस वर्सा भी है। अगर तबीयत कभी मेरी कुछ खराब हुई, उसके बाद वो थोड़ी ठीक होती, तो कुछ समय तक मेरा मूड इस तरीके से खराब रहता है। बट मेंटल सिम्टम्स अल्टरनेटिंग विथ फिजिकल सिम्टम्स, समझ में आया? इतनी देर की खींच रही बस में, उसके बाद क्या होने लगा? उल्टियां होने लगी। इस तरीके से आप प्लेटिना का भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम सीख गए। तो दैट्स हाउ। तो इससे उसके जो वो सिम्टम्स जो वो लेके आई थी, क्लॉटेड मेंसेस, हाँ, और उसके ना जॉ में भी पेन हो रहा था, खुलने में, खाने में बड़ी दिक्कत होती थी उसको, और वो पूरा फैलता था न्यूरैल्जिक इधर उधर, वो भी ठीक हो गया, उसका मूड अच्छा हो गया, खुश, भूख लगने लग गई। बोले 1.5-2 महीने में अब जाके बोले वो मेरी पेशाब वाली प्रॉब्लम, वो बर्निंग वाली, और इमीडिएटली भगो नहीं तो कुछ छूट जाएगी, इस सब चीजों में रिलीफ मिल गया। सो इंपॉर्टेंट आर द डिस्पोजिशंस। तो आज हमने सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशंस को और गहराई से समझा। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्पोजिशन। एक और बहुत बेहतरीन केस अपने ही क्लिनिक का मैं आपको बताता हूं, उससे और भी तरह के डिस्पोजिशन को समझने में आपको मदद मिलेगी। केस आया, a young girl, age around 22, between 20 to 25. प्रॉब्लम क्या लेके आई? व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम जिसके लिए वो आई? उसकी मदर उसको लेके आई कि चलो भाई बहुत हो गया, क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं, इसकी मम्मी को भयंकर टेंशन कि इस लड़की को डॉक्टर साहब 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, 6 months पीरियड नहीं आए हैं। इसको तो कोई टेंशन होता नहीं, ये तो अपनी मस्ती में रहती है। मैं ही 2-3-4 बार बोली, फिर आज तो पकड़ के ही लेके आ गई मैं कि चलो। तो प्रोमिनेंट सिम्टम, स्ट्राइकिंग सिम्टम आपके पास क्या है? मेंसेस एब्सेंट है। रूब्रिक क्या है? मेंसेस एब्सेंट। और एब्सेंट मेंसेस की हमारे पास 202 रेमेडी दी हुई है रूब्रिक में, रिपर्टरी में 202, 202 रेमेडी, 202 रेमेडीज। अब उसमें से होगी एक इस लेडी की, अब वो कौन सी होगी वहां तक पूछना है। तो एक डिस्पोजिशन तो हमको उसका समझ में आ ही गया, हीडलेस। कैसा बिहेवियर? 6 महीने से किसी 22-23 साल की लड़की को मेंसेस नहीं आ रहे, तो वो खुद भी टेंशन में आ जाएगी, अरे यार ये क्या हो क्या रहा है, क्यों नहीं आ रहे, प्रॉब्लम क्या है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। बट ये मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं, हीडलेस। व्हाट इज द रूब्रिक? ये क्या डिस्पोजिशन है इस तरह का? अपन ने बोला ना, यूजुअल बिहेवियर एंड यूजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जिंदगी के प्रति आमतौर पे आपका क्या एटीट्यूड है एट प्रेजेंट? जिस भी चीजों से आज गुजर रहे हो उसके प्रति, उसके अगेंस्ट आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसा बिहेव कर रहे हो। तो एक प्रोमिनेंट बिहेवियर समझ में आया, हीडलेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीडलेस? लैक ऑफ केयर और अटेंशन, लापरवाह। ठीक है, है तो है। लैक ऑफ केयर और
अटेंशन, ध्यान नहीं देना, ध्यान से कोई काम नहीं करना, लापरवाही से काम करना। एक डिस्पोजिशन निकल के आया, बट यहां पे इस एक डिस्पोजिशन से हमारा मामला जो है वो हल नहीं हुआ। मामला हल कब माना जाता है? जब एसेंशियल टोटलिटीज में आपके पास सिंगल रेमेडी आ जाए। लेकिन ये एब्सेंट मेंसेस एंड ये जो डिस्पोजिशन है हीडलेस, इससे हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज थी, 40-50 रेमेडीज थी। फिर उनकी मदर से ही पता चला, एक उसका बॉडी का डिस्पोजिशन पता चला, क्योंकि जब भी उसको पहले मेंसेस आते थे, मैंने पूछा पहले मेंसेस ठीक आते थे, ऐसा आते थे वैसे आते थे, आने के पहले बाद या दौरान कोई सिम्टम होता था क्या? हाँ, हमेशा डॉक्टर साहब इसको ना पीरियड आने के पहले बहुत कमजोरी, भयंकर वीकनेस रहती, चलना फिरना नहीं होता, पड़ी रहती बिफोर मेंसेस। ऐसा हमेशा जब भी पीरियड आता था, पीरियड आने के पहले ऐसा होता था। तो ये एक डोमिनेंट और कंटिन्यूअस सिम्टम है ये उसकी बॉडी का। तो जब हमने इसको कंसिडरेशन में लिया, तो नाउ हमारे पास 11 रेमेडीज आ गई। अभी भी हमारी समस्या हल नहीं हुई है। तुमने देखा है वो केस यहां बैठ के? क्यों डॉक्टर सुमन? yes. इसने लाइव देखा वो केस। और डॉक्टर साहब इसको समझाइए तो सही, देखिए ना इसकी हालत। उसकी मम्मी कहती है इतनी मोटी होती जा रही है, और वाकई में वो ये मोटी, दिन भर खाना पीने में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके। दिन भर कुछ ना कुछ खाना, कभी चले गए किचन में, ये बना के खा लिए, चटर पटर, ये नहीं तो बाहर से मंगा लिए। आजकल वैसे ही ऑनलाइन सप्लाई हो जाती है, और किसी ये रेस्टोरेंट में चले गए, उधर चले गए, खाने पीने की भयंकर शौकीन। और वो मुस्कुरा रही है थोड़ा सा शर्म से कि उसकी मम्मी उसकी इज्जत अफजाई कर रही है। सी, लेकिन अगर माइंड की ट्रेनिंग नहीं है तो आप इतना इंपॉर्टेंट डिस्पोजिशन भूल जाओगे। ये क्या है? हमारे पास रूब्रिक है, वी हैव दिस रूब्रिक। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्पोजिशन है, और वो रूब्रिक है जब आप माइंड चैप्टर खोलते हैं, माइंड चैप्टर में एक रूब्रिक दिया हुआ है। क्या रूब्रिक दिया है डॉक्टर? गुरमंड, GOURMAND, गुरमंड। गॉरमोंड, गुरमंड बोल लो, सही प्रोनाउंसिएशन है गॉरमोंड। और गॉरमोंड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कहती है अ पर्सन हु इंजॉयज ईटिंग, जो खाना पीना बहुत इंजॉय करता है, एंड ईट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, और ऑफन, बार बार खाना पसंद करना। ए पर्सन हु enjoys eating and often eats too much, अक्सर प्रायः ज्यादा खा लेते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि खाने में बड़ा मजा आता है। ये खा ले, वो खा ले, फलाना खा ले, ढिमका खा ले, खाने पीने। और एकदम देसी भाषा में अगर बोले तो पेटू। क्या बोलते हैं? बहुत पेटू है। हमारे एक सीनियर सर थे,
पढ़ाई के टाइम की बात है, हमसे 2 साल सीनियर थे। तो सीनियर सब ज्यादातर लोग बाहर से आते थे पढ़ने के लिए, तो रूम रेंट पे लेके रहते थे। ऐसी कई बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पे कई लोग एक साथ अलग अलग रूम्स में रहते थे। तो शाम वाम को क्लिनिक के बाद वो हमको बुलाते थे कि डॉक्टर क्लिनिक से आया करो, जबकि हमारे सीनियर थे, तो यहाँ थोड़ी देर बैठा करो, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उनको मेरे साथ मेडिसिन और रिपर्टरी ये सब डिस्कस करने में उनको बड़ा मजा आता था, क्योंकि उनके यहाँ के 1-2 लोगों के केसेस ठीक हो गए थे जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहे थे। तो उनको बड़ी दिलचस्पी आ गई थी होम्योपैथी में, और जबकि वो सीनियर थे 2-3 साल। उसमें एक थे हमारे सीनियर, 2 साल सीनियर, वो किस लिए फेमस थे? पेटू होने के लिए। थे दुबले पतले लेकिन भयंकर पेटू। कि अगर कहीं खाना खाने किसी के यहाँ बैठ जाए तो हाथ जोड़ ले वो, कि भैया मैं नहीं खिला सकता आपको। हमारे यहाँ भोपाल में बहुत जबरदस्त एक बहुत फेमस भोजनालय है, भरपेट भोजन खिलाता हो, थाली सिस्टम है उसके यहाँ। क्या राजहंस खाया होगा आप लोगों ने? कितनी गरिष्ठ, कितनी हैवी थाली होती है उसकी। 2-3 रोटी से ज्यादा आदमी खा ही नहीं सकता, और इतने सारे आइटम्स होते हैं, इतनी सारी सब्जियां, तो रायता भी है, तो स्वीट्स भी है, तो फलाना है, तो 4 तरह की सब्जियां, 2 तरह की दाल है, इतनी सारी चीजें होती हैं। वो देख के ही आधा पेट भर जाता है, और फिर बाकी 2-3 रोटी में वैसे ही पेट भर जाता है, खा ही नहीं पाते, अक्सर थाली छूट जाती। वहां का कर्मचारी एक बार हाथ जोड़ लिया था जब 40 के बाद रोटी क्रॉस हुई, बोला साहब मैं नहीं खिला सकता आपको, आप पैसे भी मत दो मुझे। और हमेशा वो अपने तकिए के नीचे या कहीं कुछ ऐसी खाने वाली चीजें, ड्राई फ्रूट्स, ये सब छुपा के रखते थे। पड़े पड़े पढ़ रहे हैं तो खा रहे हैं। तो इस तरह के लोग, पेटू लोग, बहुत ज्यादा भोजन भट्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में भोजन भट्ट, पेटू, जो बहुत इंजॉय करते हैं। और सोचो ये एक डिस्पोजिशन है, वो इंजॉयज ईटिंग वेरी मच, और आपको नहीं पता है, आप यूज नहीं कर पाओगे। और इसकी सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी कौन सी है तो 10 रेमेडी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की एक रेमेडी है, वेराट्राम एल्बम। जब हमने गवर्नमेंट को लिया एज ए डिस्पोजिशन, तो हमारे पास सिर्फ 2 रेमेडी निकल के आ गई। और डॉक्टर साहब एक चीज तो और है, लापरवाही से तो काम करती ही है, लापरवाह प्रवृत्ति तो है। दूसरा, हमको टेंशन रहता है, इसको किसी चीज का टेंशन नहीं रहता। भाई एग्जाम आ रहा है, पढ़ लो, हमको बोलना पड़ता है। कहीं यहां जाना है तो भाई अपनी चीजें रख लो, इतने बिल्कुल केयर फ्री। एक रूब्रिक है हमारे पास, ये डिस्पोजिशन, केयर फ्री, ये सब मिलके सारी चीजें। द सिलेक्शन वॉज वेराट्राम एल्बम। चूंकि यंग लड़की, इतने स्ट्रॉन्ग डिस्पोजिशन और मेंटल सिम्टम्स मिलते हुए अच्छी एनर्जेटिक, तो हाई पोटेंसी में वेराट्राम एल्बम दिया गया, सिंगल डोज 8 तारीख को दिया गया। 9 रुक के तीसरे दिन उसके पीरियड्स जो 6 महीने से नहीं आ रहे थे आ गए। सीधे जाके तीर जो है निशाने पे लगा। ठीक, पर हमेशा ध्यान रखना, कभी हमको ऐसा रिजल्ट मिल जाए या मिले, इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि मनाही है। दूसरा नियम एक क्या श्री कृष्ण कह के गए हैं, दुनिया का, ऊपर वाले का नियम, कि फल की तरफ देखना भी नहीं। बहुत परेशानी में पड़ोगे, बहुत टेंशन में पड़ोगे, सिर्फ कर्म करना, बेस्ट ट्रेनिंग। बिकॉज धीरे धीरे आप करते हो, और आपकी जिंदगी में मरते दम तक फेलियर एंड सक्सेस दोनों रहेगा ही रहेगा। बिकॉज नोबडी कैन बी परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर एब्सोल्यूट और परफेक्ट हम बोलते हैं तो ये सिर्फ एक ही की कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है गॉड, ईश्वर, एब्सोल्यूट। हां, उम्र के साथ साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ साथ आपके सक्सेस के परसेंटेज ज्यादा होते जाएंगे, बट फेलियर हमेशा रहेगा साथ में।
ये दुनिया में हर ड्युअलिटी है, थी और रहेगी। द्वैत, पुराने हिंदू शास्त्र इसको क्या कहते हैं? द्वैत। ये दुनिया द्वैत है, और इसके पार जब एनलाइटेंड होके जाते हैं तब अद्वैत, जहां दो नहीं रह जाता, एक रह जाता है। मतलब क्या रह जाता है? एक कौन है? एक किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? गॉड की कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो पूरा ध्यान अपने काम पे लगाना, अपनी ट्रेनिंग बढ़ाने में लगाना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, एज के साथ आपके सक्सेस का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। भले 0.11% रहे, 0.01% रहे फेलियर रेट, बट रहेगा तो है ही। इस बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि जितना नियम कायदों को अपने मन में ध्यान में रखोगे उतना स्वस्थ रहोगे, उतना हेल्दी रहोगे। नहीं तो की फल की चिंता, नहीं आया डिजायर्ड रिजल्ट, आया फ्रस्ट्रेशन, और फिर डॉक्टर साहब भी बीमार पड़ने लग गए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा ना? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, फल मेरे हाथ में है ही नहीं, और जो मेरे हाथ में है नहीं मैं उसकी चिंता ही नहीं करता। मेरे हाथ में क्या कर्म, वो मैं करता हूं बेस्ट। जिसके हाथ में है उसके पास जाओ, जाओ भैया, दुआ मांगो ऊपर वाले से कि सही दवाई मिल जाए, ठीक हो जाए हम। क्योंकि याद रखना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पैसों से कभी इलाज नहीं मिलता। सही इलाज, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, 90% से ज़्यादा जितनी भी आपको यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम पे दिख रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना के टाइम पे कैसी लूटपाट मची हुई है, ठीक है ना। जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, इसमें 90%, 95% बल्कि मैं कहूँगा, जगह जो है ऊपर वाले की सज़ा देने की जगह है। 5% जो जगह है जहाँ आपको सही इलाज मिल सकता है, वहाँ सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुँच सकते हो, और ईश्वर की मेहरबानी से। सो लाइफ में कोई भी काम करो तो ये ध्यान रख के करो कि ऊपर वाले का अजाब नहीं आए आपकी ज़िंदगी में, हमेशा आए तो उसकी मेहरबानी आए। ओके, तो ये डिस्पोजिशन कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट केसेस के साथ हमने डिस्कस किए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े, आपको और ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट पहलू जो है होम्योपैथी का, कि कैसे डिस्पोजिशन के थ्रू हम अप्रोच करें, और वो तभी कर पाएंगे जब हम उसको समझेंगे कि वो हमको कैसे दिखेगा, क्या मतलब होता है इसका। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी।